खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। राहिल, ये क्या कर रहे हैं तुम? वो लोग पोर्च में रुकी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। जब जैन ने झुककर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया तो वो हड़बड़ा के बोली, हमारे घर में तुम्हारी पहली एंट्री है तो थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए ना। वो धीरे से मुस्कुराकर उसे देखता बोला, तुम्हें क्या लगता ये स्पेशल है? आजकल तो हर कपल का सिग्नेचर स्टेप यही है। वो रूठे हुए अंदाज में नजरें फेरते हुए बोली। वो सुबह से उसके इस अंदाज को महसूस कर रहा था कि वो नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो तुम क्या चाहती? मैं तुम्हें सर पर बैठाकर अंदर ले जाऊं और एक नया रिवाज कायम करूं? वो संजीदगी से बोला, एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैरों पर ही जाने दो, उतार दो नीचे। उसने आंखें घुमाई लेकिन वो मुस्कुराहट दबाए अंदर की तरफ बढ़ा और बिना रुके सीढ़ियां चढ़ गया। कल के वाकये के बाद वो काफी डर गई थी, लेकिन फिर जैन के समझाने और तसल्ली देने की वजह से वो उस वाकये को भूलकर पुरसकून हो गई। लेकिन उसका उखड़ा उखड़ा अंदाज बता रहा था कि वो अब भी जैन के झूठ वाली बात पर उससे खफा है। वो जान गई थी कि उस आदमी से ना दूर हो सकती है ना उसे खुद से दूर कर सकती है, बस नाराज होकर उसे सजा दे सकती है। सो वही कर रही थी। सारा दिन वो उसके साथ ही रहा था और शाम को वो खाला और कुछ और लोगों से मिलकर उस घर को अलविदा कहकर उसके साथ आ गई थी। अचानक से पहले राहिल की सच्चाई पता चलना, फिर घर पर उन निकाब पोशों का हमला और अब घर छोड़कर जाना। अचानक होते वाकयात ने उसे दुखी कर दिया था और सबसे ज्यादा उस घर को छोड़ते तकलीफ हो रही थी कि वहां तो उसका बचपन, उसकी अम्मी, उनका प्यार और बहुत सारी यादें, सब कुछ था। जैन ने उसे यकीन दिलाया कि ये घर हमेशा उसी का रहेगा, ये यादें कभी नहीं छूटेंगी। लेकिन वो फिर भी उदास थी। सही मानी में आज उसकी रुखसती हुई थी अपने साजन के घर। इस कदर अफसरदा थी कि घर को देखकर खुश, हैरान या एक्साइटेड होने का दिल ही नहीं था। वो उसे लिए सीधे बेडरूम में आया था और नीचे उतारा तो सबसे पहले उसकी नजर बेड के सरहाने की दीवार पर गई, जहां उनके निकाह की तस्वीर बहुत खूबसूरत फ्रेम की हुई उस कमरे की रौनक बढ़ा रही थी, जिसमें वो पेशानी तक नीला आंचल डाले सर झुकाए बैठी थी और जैन पूरी तरह उसकी तरफ रुख किए उसकी झुकी पलकों को देख रहा था। इतना खूबसूरत था उसका अंदाज कि वो सरशार होती मुस्कुराई। उस रूम में सारी चीजें सिर्फ सफेद, काले और ग्रे रंग की थी। दीवारों पर सफेद के साथ ग्रे पेंट और ग्रे फर्नीचर, सीलिंग पर ग्रे खूबसूरत झूमर, ग्रे वाइट पर्दे, यहाँ तक कि बेड पर सफेद बिस्तर पर ग्रे रंग की चादर, सब जैसे खामोश थे और उनके दरमियान में रंगों से सजी वो तस्वीर बोल रही थी। वो उसे देखने में मगन थी। जब उसने करीब होकर से झुकाए शोल्डर को होंठों से छुआ, वो करंट खाकर मुड़ी और उसकी तरफ देखकर फिर नजरें फेर ली। आकर सुकून से बेड की तरफ लेट के उसकी जानिब पुश्त कर दी। वो उसकी नाराजगी को महसूस कर रहा था, लेकिन फिलहाल खामोश उस सजा को बर्दाश्त कर रहा था कि कम अज कम वो पास तो थी। उसने बेड पर बैठते हुए हाथ उसके बाजू पर रखा, जिसे ऐना ने सुर्रत से पीछे किया तो वो गहरी सांस लेता लेट गया और आंखें बंद कर ली। वो एयरपोर्ट पर था जब शावेज वहां पहुंचा और पीछे रेशम भी। भाई, आवाज पर उसने सर उठाकर देखा। डोंट ट्राई टू स्टॉप मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। उसने कुछ भी सुनने से पहले उसे टोक दिया तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। जानता था कि वो नहीं सुनने वाला, लेकिन दादी और दादा साहब को ख्वाहिश पर एक कोशिश करना चाहता था। तुम ऐसा नहीं कर सकते जैन, इस तरह नहीं जा सकते तुम जानते हो इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगर तुम इस तरह चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे उनसे आजाद हो पाऊंगी? रेशम का दिमाग इस वक्त फट रहा था, इसलिए वो चाहकर भी पुरसकून नहीं रह पाई। क्या चाहती तुम? क्या करूं मैं? उसने थके थके अंदाज में पूछा। जो वो चाहते हैं वो कर दूं, वो बेतासुर लहजे में बोली। रेशम, वेज ने हैरत से पुकारा, जबकि वो अब भी इत्मीनान से उसे देख रहा था। मैं तुम्हें सच में ये सब करने को नहीं बोल रही हूँ जैन, बस एक नाटक। वो लोग चाहते हैं तुम मुझे अपनी वाइफ बनाकर सबके सामने नवाब बेगम की पोजीशन दे दो। निकाह का झूठ बोल ही दिया है तो क्या तुम एक बार सबके सामने मुझे अपनी बीवी की तौर पर तारुफ नहीं करवा सकते? मुझे यकीन है उसके बाद वो मुझे वो वीडियो दे देंगे। एक बार मुझे वो वीडियो मिल गया तो हम सबको सब कुछ सच बता देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैन।
वो पुरुमीद नजरों से उसे देखती बोलती गई, जबकि वो जमीन को देखने लगा। तुम्हारी बात मानना मतलब उस औरत से हार मानना, जो मैं कभी नहीं कर सकता। उसका जवाब शायद रेशम को ही नहीं वेज को भी पता था, तभी दोनों को हैरत नहीं हुई। ये मेरी जिंदगी का सवाल है जैन, वो टूटे हुए अंदाज में बोली। रेशम, ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। वेज ने बेबसी से उसे देखते समझाने की कोशिश की। क्या रास्ता ढूंढोगे तुम? यहाँ मेरी सांसें अटक जाती हैं सोच सोच कर के अगर उन लोगों ने कुछ कर दिया तो क्या होगा। जैन प्लीज, मैं जानती हूँ तुम उनसे बहुत नफरत करते हो और कभी उनके आगे झुकना पसंद नहीं करोगे, लेकिन एक बार, बस एक बार मेरा साथ दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। वेज को जवाब देकर वो फिर उससे मुखातिब हुई। बकवास बंद करो रेशम, ऐसा नहीं होगा। मैंने कह दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, मतलब कभी नहीं करूंगा। हाँ, इतना यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं उसका लहजा सख्त हुआ जब रेशम ने हाथ दिखाए उसे रोका और खफगी से वेज को देखा। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। तुम जैसा बेहस इंसान जिसके पास पत्थर का दिल हो, जो अपनी जिद में सब कुछ भूल जाए, किसी की तकलीफ तक को ना समझे, उसकी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। जैन को देखकर वो गुस्से से कहती वहां से चली गई। उसने जब्त से आंखें बंद करके खोली तो उसमें सुर्खी छलक रही थी। मेरे लिए इस औरत के आगे झुकना जीते जी मरने के बराबर है। खुद से नफरत हो जाएगी मुझे। उसने जमीन पर नजरें जमाए कहा तो वेज आकर उसके करीब बैठा। रेशम को मैं समझा दूंगा भाई, और आप बिल्कुल सही हैं, टेंशन ना लें। उसने यकीन दिलाया कि हमेशा की तरह वो अब भी उसके साथ है। दोनों वहीं बैठे कुछ देर इसी मसले पर बात करते रहे। जब फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो उठ गया। टेक केयर, उसने हाथ मिलाते हुए उसे अलविदा कहा। और इस बार वो जब गया तो 6 साल के लिए इस दौरान सिर्फ एक बार इंडिया आया था, अपने दादा साहब की मौत की खबर सुनकर, और मेहमानों की तरह वापस चला गया था। दादी साहब न जाने कितनी ही बार उसकी मिन्नतें करती, लेकिन वो अनसुनी कर देता। रुखशंदा ने रेशम को उसके पीछे लगा रखा और वो अपनी किस्मत पर रोती उसकी बात मानती रही और जैन पर अंदर ही गुस्सा करती रही। इस दौरान शाहवेज ने तमाम तर कोशिशें की कि उस आदमी के बारे में मालूम करे, लेकिन ना रुखशंदा उससे कभी मिलती थी ना कभी राब्ता करती थी। वो भी अब खामोशी से उसका अगला कदम देखना चाहता था। वो मॉर्निंग वॉक से जब वापस आया तो ऐना जाग चुकी थी और इस वक्त ओपन किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बना रही थी। उसके लब मुस्कुराए, जबकि उसे देखकर ऐना ने वही अंदाज अपनाए पहलू बदला। वो उसके करीब आया और उसकी बैग से लगते हुए थोड़ी शाने पर टिकाई। अब तक नाराज है जाना? मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। क्या फर्क पड़ता है? उसने लापरवाही से जवाब दिया। वो उसे क्या बताता कि उसे फर्क पड़ता है या नहीं? काश के इंसान की अंदरूनी कैफियत देखी जा सकती। फर्क पड़ता ना, जिंदगी उदास लगती। वो कुछ पल रुककर बोला और उसके बालों को होंठों से छुआ। राहिल प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। उसने हाथ आगे से हटाने चाहे, लेकिन मुझे तो करनी। वो उसके चेहरे को देखते बोला। हर बार अपनी मनमानी मत किया करो, नहीं दिल कर रहा बात करने को। वो झुंझला कर बोली और ये पहली दफा उसके लबो लहजे ने शाहजेन को बेहद तकलीफ दी और गुस्सा भी दिलाया। ऑल राइट, अगर कोई और होता तो शायद वो जब्त करने की बजाय जवाब देता, लेकिन वो ऐना को कुछ नहीं कर सकता था। बस पीछे हो गया और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। ऐना ने उसके अंदाज पर एक पल के लिए अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया। वो रूम में आई कि अब मजीद कोई गुस्सा नाराजगी नहीं करनी, उस बात को भूल जाना है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपना बालों में ब्रश कर रहा था। यकीनन वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वो खामोशी से आकर बेड के एक किनारे पर बैठ गई। ऑफिस जा रहा है? पीछे से कहीं बाहर मत जाना और जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। उसने खुद ही बात की, लेकिन वो कुछ न बोली। भला वो गुस्सा दिखा रही थी और जनाब बनाने की बजाय ऑफिस जाकर जान बचा रहे थे। ये नखरे भी मोहब्बत की अनायत थे जो वो उसे इतना तंग कर रही थी। कम हेयर, उसकी संजीदगी से पुकारने पर ऐना ने उसकी जानिब देखा, जो कलाई पर घड़ी बांधकर अब कोट पहन रहा था। वो यूं ही बैठी रही। आई सेड कम हियर। उसने अब की दफा सख्ती से पुकारा तो उठकर उसकी तरफ आई, लेकिन रुख दूसरी जानिब किए उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। उसने चेहरे पर हाथ रखे झुककर गाल को होंठों से छूना चाहा तो उसने एकदम से चेहरा पीछे किया, जिस पर जैन ने उसे गुस्से से घूरा और सख्ती से चेहरा अपनी तरफ किए। जब होंठों को जबरदस्ती गाल से लगाया तो शेव की चुभन महसूस करते उसने सिसकी ली।
और दिल ही दिल में उसे जंगली के लक़ब से नवाजते हुए उसे घूरा। वो बिना मुस्कुराए संजीदगी से उसे देखता बाहर निकल गया। बहुत जरूरी था ना, आज के दिन रुक नहीं सकते थे। मुझे मनाने की तो पड़ी ही नहीं किसी को। नाराज हूं तो होती रहूं। उसके जाने के बाद वो खुद से ही बातें करती उस पर गुस्सा निकालने लगी। लाकर पटक दिया मुझे इस 2 एकड़ के बंगले में। करती रहो इन दीवारों से बातें और इन बड़ी बड़ी तस्वीरों से। वो दांत पीसते कहती अब उसकी तस्वीर को देखने लगी। वैसे कोई फर्क नहीं है तुम में और तुम्हारी तस्वीरों में, दोनों भी एक जैसे हैं, बेहिस। आई हेट यू। वो रोनी सूरत बनाए बोली। खटके की आवाज पर पीछे देखा तो वो टेबल से मोबाइल उठा रहा था। उसने शर्मिंदा होकर जुबान दांतों तले दबाई। दिल किया खुद को एक थप्पड़ लगाए। ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या? जबकि वो बेतासुर निगाह से उसे देख रहा था। यू कैन कंटिन्यू। मोबाइल जेब में रखते हुए उसी अंदाज में कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और सीढ़ियों से उतरते हुए खिलकर मुस्कुराया। किससे पूछकर आपने ये अनाउंसमेंट किया? जब उसे मालूम हुआ कि उसकी कोरोनेशन सेरेमनी का ऐलान कर दिया है तो उसने फौरन अपने डैड के नंबर पर फोन लगाया, क्योंकि फिलहाल वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, उन्होंने उसके लहजे पर तासुफ से कहा। मेरे पास फिलहाल इस काम के लिए वक्त नहीं है, उसने दांत पीसते जवाब दिया। वक्त निकालना होगा तुम्हें। मैं मजीद लोगों और मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, इसलिए तय किया है कि बस इस रस्म को पूरा किया जाए। उनके फैसला कुन लहजे पर इतना तो समझ गया कि यूं के दिमाग में ये बात किसने डाली है। जब मेरी मर्जी के कोई मानी नहीं तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता, उसने स्पाट लहजे में जवाब दिया। समझ रहा हूं तुम्हारी बात को, लेकिन अब तुम हो या ना हो ये रस्म तो जरूरी होगी। नवाबों ने हमेशा इतिहास रचा है। एक और सही कि एक नवाब अपनी ही ताजपोशी पर मौजूद नहीं था। उन्होंने फोन बंद कर दिया और उसने लब भींचे गुस्सा कंट्रोल किया। शाम को वापस आया तो उसका अंदाज वैसा ही था जैसे तुमको गुस्सा करना है तो करो, मुझे कोई परवाह नहीं। वो खामोश उसे इग्नोर करता रहा और उसके इग्नोर करने पर वो अंदर ही अंदर जलती रही। इस वक्त वो बेड पर टेक लगाए बैठा मुकम्मल टीवी की तरफ मुतवज्जे था और हैना को टीवी से सौतन वाली फीलिंग आ रही थी। अब तो मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं ना तुम्हारे पास। उसे खुद से इस कदर बेनियाज देखकर आखिर उसने दिल की बात जुबान पर लाई। क्या बात करो, तुमने तो अपनी बातों से हर्ट ही करना है। वो बिना उसकी तरफ देखे बिना बोला। तो मुझे इग्नोर करोगे ऐसे ही बस? उसने सदमे से देखा। जैन ने आंखें बंद करके उन पर हाथ रखा। सीधे कहो ना, मुझसे मन भर गया, वो रोनी सूरत बनाए बोली और उसके बाद पर उसने फौरन आंखें खोलकर उसे गुस्से से घूरा। क्या चाहती? करीब आऊं? सर्द लहजे में कहा तो उसने नजरें चुराई। फिर तुमने कहना मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी रहती, मनमानी करता, मैं मतलबी हूं एंड ऑल। उसके जुमले याद दिलाते उसे बावर करवाया कि क्या क्या कहकर दिल दुखाया है। बहाने मत बनाओ, सब समझ आ रहा है मुझे। वो रुख सामने किए बड़बड़ाती लेट गई। क्या समझ आ रहा? उसने संजीदगी से पूछा। यही कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। उसकी तरफ देखकर शिकायत की मासूम सी शक्ल बनाए। मुझे भी समझ आ रहा है, वो उसी के अंदाज में बोला। क्या? यही कि लोग शादी करके क्यों पछताते? वो उसी तरह संजीदगी से बोला और ऐना का मुंह खुला रह गया। मतलब तुम भी पछता रहे हो ना? सदमे से देखती अपनी जगह से उठ बैठी। तुम सो जाओ जाना, वरना कुछ हो जाएगा। वो आंखें घुमाते नजरें टीवी पर मरकूज करता बोला। हाँ सुला दो मुझे, मेरी तो हर बात ही बुरी है ना, तुम क्यों सुनोगे अब मेरी? मैं तो गलत ही लगूंगी, सही तो बस। वो फिर बोलना शुरू हुई तो उसने एकदम हाथ से चेहरा दबोचे करीब होकर होंठों पर ताला लगाकर उसे खामोश किया और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। इस अचानक हमले पर चंद सेकंड बाद उसने झटके से आजाद किया और पीछे हो गया। वो हैरत और बेयकीनी से उसके पूरे इत्मीनान चेहरे को देखती रही। राहील, तुम में इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? मैं तुमसे। उसने बेतरतीब सांसों को बहाल करते उसे घूरते हुए उंगली उठाई और उसका मुंह दोबारा खुलते देखकर जैन ने फिर दांत पीसते आगे होकर अपना अमल दोहराया। साफ मानी थे कि तुमने मुंह खोलकर कुछ भी बोला तो ये अंजाम होगा। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा फैल गई। इस दफा जैन का हाथ उसकी गर्दन पर था और अंगूठा उसके गले के दरमियान में कि जरा भी दबाव पड़ता तो सांस रुक जाती। और जब वो पीछे हुआ तो उसके होंठों को भींचते देखकर मुस्कुराकर अपने भीगे निचले लब को अंगूठे से रगड़ा। वो उसे हैरत, खौफ, गुस्सा, खफगी के मिले जुले तासरात के साथ देखती बेड से उतरकर दूर हुई। बहुत खराब हो तुम, उलझती सांसों को संभाले उसे घूरती बोली। ऐसा ही हूं मैं, उसने सुकून से सामने नजरें जमाए कहा।
और पेशानी पर बिखरे बालों को हथेली से पीछे किया। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे कभी। उसके इत्मीनान से कहने पर वो आग बगोला हुई। उसने गुस्से से घूर कर देखा तो ऐना का हाथ एकदम से अपने होंठों पर गया। जैन की आंखें उसकी हरकत पर मुस्कुराई तो उसने फौरन हाथ नीचे करके उसे खड़े तेवरों से घूरा। डरती नहीं मैं तुमसे, डटाई से बोली, जबकि आवाज में लड़खड़ाहट वाज़े बता रही थी कि कितनी नडर लड़की है। ओके। वो लब बींचे सारे लाता सीधा होकर बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी आंखें बड़ी हुई। उसे करीब पहुंचते देखकर वो जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागी और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दी। वो नीचे सोफे पर ही सो गई थी कि उस पर गुस्सा है तो कमरे में ही क्यों जाना, और उसकी हरकतें याद करके दिल तेज धड़क रहा था। इस बड़े से सोफे पर उसे सुकून की नींद आई, लेकिन बस कुछ देर अचानक से नींद में वो सोफा तंग तंग सा लगने लगा और सांसें सीने में अटकने लगी। ज़हन तब बेदार हुआ जब गर्म सांसों को अपने शोल्डर पर महसूस किया और दिल फरेब खुशबू सांसों में उतरने लगी। नींद से बोझल आंखों को खोलकर इतने करीब उसका चेहरा देखा, एकदम से ख्याल आया कि गुस्से से चिल्ला कर उसे पीछे धकेल के सोफे से गिरा दे, लेकिन जिस अंदाज से उसकी आंखें देख रही थी उसका दिल बेख्तियार धड़का और वो सांस रोके पलकें झुका गई। वो अपनी निगाहों से उसके चेहरे को छूता मदहोश हुए उसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। मुझे बेसुकून करके इतने सुकून से कैसे सो सकती जाना। आंखों से ज्यादा मदहोश लहजा उसकी दिल की धड़कनें तेज हुई। काश वो उसे बता सकती कि अपने इस अंदाज से वो उसके हर एहसास, हर गुस्से, हर नाराजगी को मात दे सकता है। राहिल, मुझे नींद आई प्लीज। वो धीरे से उसके शाने पर दबाव डालती उसे पीछे करने लगी। तो चलो रूम में चल के सोते हैं। उसने पीछे होकर पेशानी से बालों को पीछे करते कहा। मुझे नहीं आना, तुम तंग करते। बिना नजरें मिलाए खड़ा लहजे में कहा तो वो धीरे से मुस्कुराया। वो तो मैं यहां भी करूंगा, सरगोशी के अंदाज में कहा तो उसने नजरें उठाकर देखा। तुम जहां रहोगी मैं तो वहीं रहूंगा ना। अगर तुम्हें रूम में नहीं सोना तो कोई बात नहीं, हम दोनों यहां सो जाते। वैसे भी ये ज्यादा रोमांटिक है। लहजा नॉर्मल था लेकिन आंखें शरारती सा मुस्कुरा रही थी। इतने चिपकू क्यों हो तुम? वो जिच होने के अंदाज में बोली। ऐसा ही हूं मैं। वो लबों से उसकी पेशानी को छूता बोला। मैं नाराज हूं तुमसे, आई हेट यू। वो धीरे से उसके सीने पर हाथ मारती बोली। उफ, ये नाराजगी जब इतनी रोमांटिक है तो। वो मर मिटने वाली अंदाज में बोला तो ऐना ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे चुप किया, लेकिन उसने उंगलियों को लबों से छुआ तो फौरन हाथ हटाया। अच्छा चलो, अब मैं तंग नहीं करूंगा, आराम से सो जाना। वो नॉर्मल अंदाज में बोला। तुम बहुत खराब हो, जब देखो जबरदस्ती करते रहते, तंग करते रहते, मेरी कोई बात तक नहीं सुनते, मेरी कोई फीलिंग नहीं समझते। वो उससे नाराजगी जाहिर करने लगी। ऐसा ना बोलो यार। अच्छा, मैं अब कोई जबरदस्ती नहीं करता, वो और बिल्कुल तंग नहीं करता, पक्का। वो पहले दुख से बोला और फिर यकीन दिलाया। और अगर किया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी तुमसे। उसने खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दिया। मतलब अभी ड्रामा कर रही? वो उसकी बात उचकते हुए बोला तो उसने घूर कर देखा। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ वहां से उठ गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें। आपके लाइक्स थोड़े होते जा रहे हैं। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए शाबाश, जल्दी से लाइक कर दे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार खत्म कर दे अपने लाइक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।